हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 169। इससे पहले इस कहानी के 168 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। रोहान ने कहा कि फ़िक्र मत कर तू, बहुत ही जल्द मैं तेरी अंशिका से शादी करवा दूंगा। और फिर रही बात पापा की, वो तो बस मने मनाए हैं, उनकी तो टेंशन लेने की तुझे ज़रूरत ही नहीं है। इतना कहकर रोहान ने अंशिका के सिर पर प्यार से हाथ रखा और फिर हल्का सा फेर दिया। अरमान के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी रोहान को वहां पर देखकर। दोनों ही भाई एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो नील तो इधर रुद्र को खींचता हुआ सचदेवा हाउस के गार्डन तक ले आया था और फिर बोलता है कि थोड़ी तो शर्म कर, बेटी दामाद है, कुछ तो उन्हें प्राइवेट टाइम चाहिए होगा ना। रुद्र ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा कि बेटी दामाद है और अभी वो मेरा दामाद बना नहीं है, समझा तू। लेकिन हाँ, दामाद को बिल्कुल भी शर्म नहीं है मेरे सामने। तो नील बोलता है कि ओहो, क्या कर दिया है उसने ऐसा जो तू इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। जब वो जिसे वो प्यार करता है उसे ही तो किस करेगा ना। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने तो कभी किट्टू को किस किया ही नहीं होगा। तो रुद्र ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि हाँ, मैं तेरे जितना बेशर्म नहीं हूँ ना, इसीलिए। तो नील ने भी एब्रो चढ़ाकर कहा कि अच्छा, बिना बेशर्मी किए ही तूने 2 बच्चे पैदा कर लिए क्या, जबकि मैंने तो बस एक ही किया है। तो रुद्र का मन तो अभी कर रहा था कि वो नील का गला ही दबा दे, लेकिन बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था, चुपचाप से उसे घूरता रहता है। वो गुस्से में अभी नील को देख रहा था और फिर उसे ये भी पता था कि अगर उसने नील को और भी कुछ कह दिया तो फिर नील तो उसे डबल धमाके के साथ ही जवाब देने वाला है। इसीलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और फिर नील ने भी रुद्र के कंधे पर हाथ मारकर कहा कि अच्छा ठीक है, परेशान मत हो तू, अंशिका से बोल दूंगा कि वो अब लिपस्टिक ही ना लगाया करे। यह सुनकर तो रुद्र ने और भी ज्यादा गुस्से में नील को देखना शुरू कर दिया और फिर नील के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर नील ने भी रुद्र को थोड़ा सा समझाते हुए कहा कि अरमान से अच्छा लड़का तुझे कहीं भी नहीं मिलेगा हमारी बेटी के लिए। देखना, तेरी बेटी तेरे घर के सामने ही रहेगी और फिर तेरी आंखों के सामने भी तो रहेगी। रोहान की शादी करते हैं और फिर उसके बाद अंशिका के भी हाथ पीले कर देंगे, हम दोनों की टेंशन खत्म हो जाएगी। क्या बोलता है तू? कुछ जिम्मेदारियां भी रह गई है ना, तो उन्हें भी हम पूरा कर देते हैं और फिर दोनों ही भाई चलेंगे गंगा नहाने के लिए। पाप तो बहुत ज़्यादा कर दिए हैं हम दोनों ने, अब उन्हें धोने का भी तो वक्त आ गया है। तो रुद्र ने भी एक नज़र नील की तरफ देखा और फिर घूरता हुआ वहां से चला गया। रुद्र को न जाने अभी क्या क्या उसके दिमाग में खटक गया था और इसी के साथ वो वहां से चला जाता है। नील उसे जाता हुआ देख रहा था। अगली सुबह प्रताप हाउस में इस वक्त पूरे तरीके से सजा हुआ था। आखिरकार रुद्र के बेटे की हल्दी जो थी और सब जो पीले और वाइट कलर के कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे थे, बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे थे। बंदरों की टुकड़ी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रोहान उनका सच में रियल भाई है। उन्हें तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। तो वहीं सचादेवा हाउस में भी थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि रोहान की शादी प्रताप हाउस से हो रही थी। फिर भी शिखा और शोभित दोनों ने ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि रोहान अब हमेशा के लिए प्रताप हाउस में ही रहेगा, क्योंकि वो उनका सगा बेटा नहीं है, वो प्रताप खानदान का बेटा है। और फिर दोनों ही अपना दर्द दबाकर रोहान की खुशियों में शामिल होने के लिए ठाने बैठे हुए थे। तो किट्टू तो अभी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। आखिरकार वो अपने बेटे की सारी रस्मों को अपने हाथों से जो करने वाली थी, अपने बेटे की खुद अपने आप से शादी करने वाली थी। उसने रुद्र से बोल दिया था कि वो रोहान की शादी तो प्रताप हाउस से ही करना चाहती थी, लेकिन वो अभी ये नहीं चाहती थी कि इतना आसान भी नहीं होगा। पर भगवान ने किट्टू की सुन ली थी और फिर हमेशा के लिए अब रोहान को प्रताप हाउस में भेज दिया था। उसका बेटा अब हमेशा से उसके पास रहेगा। थोड़ी देर के बाद जय और जिया भी अपने पूरे परिवार को लेकर प्रताप हाउस में आ गए थे। प्रताप फैमिली ने भी शेखावत फैमिली को अच्छे से वेलकम किया और फिर खुशी खुशी शेखावत फैमिली के साथ रूही भी आ चुकी थी। वो तीनों ही अंदर आ गए थे। तो रूही अभी रोहान को ढूंढ रही थी और फिर तभी संकल्प बोलता है कि भाई यहीं पर हैं, आंखों को इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद हमेशा के लिए यहीं पर आ रही हो तुम। इतना कहकर तो संकल्प ने भी रूही के कंधे पर अपना हाथ मार दिया था। रूही की आंखों में तो हल्की सी शर्म आ गई, जिसके चलते उसकी आंखें झुक गई थी और बाकी तो बंद
पत्थरों की टुकड़ी हंसने लगती है। थोड़ी देर के बाद रोहन और रूही दोनों ही प्रताप हाउस के हॉल में आमने सामने बैठे हुए थे। दोनों ही एक दूसरे को ही बहुत ही ज्यादा शर्म के साथ देख रहे थे। रोहन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में रूही उसकी जिंदगी में आने वाली है, और अगर रूही उसकी जिंदगी में नहीं आने वाली होती तो भी रोहन अपनी किस्मत से छीनकर रूही को अपनी जिंदगी में लेकर आ जाता। रोहन सच में रूही से बहुत प्यार करता था। रोहन रूही काफी देर तक एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं। रोहन जब जब रूही को देखकर मुस्कुराहट पास करता तो रूही की आंखें तब तब झुक जाती थी। और फिर तभी दादी ने भी किट्टू अवनी को देखकर थोड़ा सा तेज आवाज में कहा कि रोहन कब से बैठा हुआ है, हल्दी की रस्म शुरू क्यों नहीं करते हो तुम लोग, कितनी देर से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो अवनी ने भी किट्टू की तरफ देखा और फिर किट्टू बोलती है कि मैं शिखा का इंतजार कर रही हूँ, आखिर वो भी तो इसकी माँ है ना, इसका भी पूरा हक बनता है, उसका पूरा हक बनता है कि रोहन की हल्दी को वो स्टार्ट करे, उसे हल्दी लगाए। ये सुनकर तो रोहन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, तो वो एकदम से खुश हो ही गया था। उसकी दोनों माँ एक दूसरे की ममता की इज्जत भी करती थी। और फिर तभी शिखा और शोभित अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर आ चुके थे। किट्टू ने जैसे ही शिखा को वहाँ पर देखा वो जल्दी से भागते हुए शिखा के पास गई और फिर शिखा की कलाई को पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर लाकर बोलती है कि शिखा इतनी देर से आई हो तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और देखो ना रोहन कब से बैठा हुआ है, चलो पहले हल्दी तुम लगा दो इसे। और ये सुनते ही शिखा जो अपनी जगह पर एकदम से रुक जाती है और फिर उसने किट्टू को अपनी तरफ घुमाकर प्यार से कहा कि मैं तो पहले हल्दी अरमान को भी लगा लूंगी, लेकिन रोहन तुम्हारा बेटा है तो तुम्हारा इस पर पहले मुझसे ज़्यादा हक बनता है, तुम्हें उसे हल्दी लगानी चाहिए। तो किट्टू ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं शिखा, मेरा बेटा मेरे घर आ गया है, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है, तुम उसे हल्दी लगाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मैंने ही उसे हल्दी लगाई है। तो शिखा और किट्टू में तो अब इस बात को लेकर थोड़ी थोड़ी सी बहस होने लगी थी। रोहन को सबसे पहले हल्दी कौन लगाएगा और कौन नहीं लगाएगा। तो वहीं रोहन जो कि अभी एकदम से बैठा बैठा परेशान हो गया था, वहां पर उसने भी अवनी की तरफ देखते हुए कहा कि अरे बड़ी माँ आप ही लगा दो ना मुझे हल्दी, क्योंकि यशोदा और देवकी को तो लड़ने में ही फुर्सत नहीं है, वो तो आपस में ही लड़ने लगी हैं। ये सुनकर तो सब हंसने लगे थे और फिर शिखा और किट्टू दोनों ने ही गुस्से में रोहन की तरफ घूर कर देखा और फिर एक साथ बोलती है कि तू ना थोड़ा कम ही बोला कर, बहुत ज़्यादा बोलने लगा है। और फिर तभी रोहन ने भी ये बात सुनकर थोड़ा सा हंसने लगा और फिर आखिरकार किट्टू ही आगे आती है और फिर उसने सबसे पहले रोहन को हल्दी लगाई और फिर हल्दी लगाते वक्त उसकी आंखों में पानी भी आ गया था। उसे कहीं ना कहीं ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रोहन ने भी हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा कि माँ अगर आप रोगी ना तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और फिर मैं इस शादी को नहीं कर पाऊंगा। क्यों बात बात पर आप ऐसे अपनी आंखों को नम कर लेती हो, मैं हमेशा अब आपके पास ही तो रहूंगा, कभी नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रोहन के माथे को प्यार से चूम लिया और फिर शिखा ने भी रोहन को हल्दी लगाई। ऐसे करके घर की सभी औरतों ने अब रोहन को एक एक करके हल्दी लगा दी थी। दादी एक जगह बैठी हुई ही देख रही थी और फिर ऐसे ही सब ने रूही को भी हल्दी लगा दी थी। जो जो रूही को हल्दी लगा रहा था वो रूही को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद भी देता जा रहा था, जिसकी वजह से रूही थोड़ा थोड़ा सा खुश भी हो रही थी और शर्मा भी रही थी। आखिरकार रोहन और रूही दोनों की ही हल्दी लग चुकी थी और फिर अब रोहन ने किट्टू की ओर प्यार से देखते हुए कहा कि माँ उठ जाऊं क्या मैं। तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला कि हाँ हाँ बेटा उठ जाओ, अब तुम्हारी हल्दी की रस्म हो चुकी है। तो रोहन वहाँ से उठ गया, लेकिन तभी उसकी नज़र पास रखे एक हल्दी के कटोरे पर जाती है। उसने वो हल्दी का कटोरा उठा लिया, जिसका साफ मतलब ये हो रहा था कि अब रोहन कोई ना कोई शरारत तो करने वाला है किसी के साथ, अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला था। आखिर वो शुभ का और नील का भी तो भतीजा था, सारे गुण उसके अंदर उनके भी तो थे। रोहन जल्दी से लेकर सीधा दादी के पास आया और फिर उसने दादी से कहा कि दादी आप मुझे हल्दी नहीं लगाएंगी क्या। तो दादी भी बहुत प्यार से बोलती हैं कि अरे बेटा रोहन अब मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ, अब तो मेरे हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, तो मैं कैसे तुम्हें हल्दी लगा पाऊंगी। रोहन बोलता है कि तो ठीक है मैं आपको हल्दी लगा देता हूँ दादी। ये सुनकर तो चंद्रकला हैरानी से अब रोहन को देखने लगी थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि रोहन ये क्या बोल रहा है और फिर उसे रोहन में
नील और रुद्र और शुभ तीनों ही नजर आ रहे थे। वो अपनी सोच में ही एकदम से डूबी हुई थी कि तभी रोहान ने हल्दी में अपना हाथ डाला और फिर दादी को हल्दी लगा दी। ठंडी ठंडी हल्दी जब दादी के गाल पर लगी तो दादी के चेहरे पर भी पहले जैसी मुस्कुराहट आ गई थी। पहले ही हल्की हल्की मुस्कुराहट उनके गालों पर थी और फिर उसने भी अपनी छड़ी उठाकर कहा कि अभी बताती हूँ तुझे, तो दादी से मजाक करेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है, अब तू दादी से मजाक करेगा? इतना कहकर उसने रोहान की कमर पर एक छड़ी मार दी और फिर रोहान को भी हंसी आ जाती है। रोहान फिर थोड़ा सा पीछे हटकर सबकी तरफ देखकर बोलता है कि अब कोई नहीं बचने वाला है। हल्दी तो अब सबको लगेगी, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आज तो पूरे प्रताप फैमिली को हल्दी लगेगी। रोहान हाथों में हल्दी का कटोरा लेकर सबको देख रहा था और फिर बंदरों की टुकड़ी के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो भी अब जमकर हल्दी की होली खेलने वाले थे अपने भाइयों के साथ। तो वहीं वानर सेना तो बस अब अपने माथे पर शिकन लेकर रोहान को देख रही थी। तभी रोहान बोलता है कि अरे बड़े पापा, ऐसे देखने से कुछ भी नहीं होगा, ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं आप? हल्दी तो आज सबको लगेगी, मतलब आप भी इसमें शामिल हैं। तो नील बोलता है कि क्यों भाई, घर में सबको मैं ही मिलता हूँ क्या? जो भी आएगा बड़े पापा ये, बड़े पापा वो, बड़े पापा ये करना है वो करना है। रुद्र भी तो है इस घर में, निहाल भी तो है, और हाँ ये शुभ, इसे क्यों नहीं लगाते हल्दी? ये भी तो सबका बाप बना घूमता रहता है, इसे क्यों नहीं लगा देते हो तुम सब? तो रोहान भी अब सीधा शुभ की तरफ रुख करके बोलता है कि हाँ तो फिर सही कहा बड़े पापा, क्यों ना आज हम छोटे शेर के साथ ही हल्दी खेल लेते हैं। आज तो हल्दी वाली होली हम खेल के रहेंगे छोटे शेर के साथ। बस फिर क्या था, रोहान के साथ साथ बंदरों की टुकड़ी भी अब शुभ की तरफ जोर जोर से भागने लगी थी और फिर शुभ तो ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलता है कि अगर तुम में से किसी एक ने भी मुझे हाथ लगा दिया ना तो सच कहता हूँ बहुत ज्यादा पीटने वाला हूँ तुम सबको, कोई भी मुझे हल्दी नहीं लगाएगा। बंदरों की टुकड़ी तो एकदम से रुक गई थी, लेकिन रोहान अभी वहाँ पर नहीं रुका और फिर उसने जल्दी से हल्दी का कटोरे में से हल्दी ली और फिर शुभ के गालों पर लगा दी और फिर शुभ जो चाह कर भी रोहान को कुछ भी नहीं कह पाया था, चुपचाप से बस रोहान को देखने लगा। और तभी नील ने भी हंसकर कहा कि क्या हुआ छोटे शेर, क्या हुआ शुभ, रोहान के सामने तेरी भी नहीं चलेगी क्या? तो शुभ ने भी प्यार से मुस्कुरा कर कहा कि इसका इंतजार तो बस आपने नहीं किया है भैया, मैंने भी किया है बहुत ज्यादा इंतजार। सोच लूंगा कि छोटे से रोहान ने शरारत करते हुए मुझे हल्दी लगा दी और फिर मैं क्या ही बोलूंगा इसे। फिर उसने रोहान की तरफ प्यार से देखा और फिर रोहान ने भी मुस्कुरा कर कहा कि आई लव यू चाचू। ये सुनकर तो शुभ तो अपनी आंखों को हैरानी से फैला देता है, लेकिन नील निहाल दोनों को ही जोर से हंसी आ गई थी और वो दोनों ही तेज तेज हंसने लगे थे, क्योंकि शुभ भी ऐसे ही करता था हमेशा। थोड़ी देर के बाद बंदरों की टुकड़ी ने भी मिलकर अब शिखर शोभित को भी रंग लगा दिया था और फिर ऐसे ही करके प्रताप हाउस में हल्दी की होली भी खेली जा रही थी। आज सच में सब एक दूसरे के साथ हल्दी का रंग खेलकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ही थी, जी भरकर मस्ती कर रहे थे, हल्दी खेलते हुए डांस भी करते और फिर हल्दी खेलते हुए फिर डांस करने लगते। पूरा परिवार खुशियों से भरा हुआ था। तभी दिग्विजय सिंह जी ने भी चंद्रकला की तरफ देखा और जो नम आंखों से सबको देख रही थी। दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि क्या हुआ चंद्रकला, क्या देख रही हो तुम? चंद्रकला अपनी नम आंखों में खुशियों के आंसू साफ करते हुए प्यार से बोलती है कि मुझे तो बस हमेशा इस घर में एक कमी लगती थी, रुद्र के बेटे की। मैंने कितनी बार किट्टू से कहा भी था कि वो एक और बच्चे की प्लानिंग कर ले, एक बार और ट्राई कर ले, लेकिन वो हमेशा मना कर देती थी मुझे। और फिर आज देखो वो कमी भी पूरी हो गई है हमारे घर में, रुद्र का बेटा जिंदा भी है और फिर हम सबके साथ खुशियों को सेलिब्रेट भी कर रहा है। इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या ही चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने भी चंद्रकला का सिर अपने सीने पर रखा और फिर उसके बालों को हल्का सा सहलाते हुए बोलता है कि तुमने इस घर को मंदिर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है चंद्रकला, इस बात को मैं जानता हूँ और आज उस मेहनत का फल हमारी आंखों के सामने भी है। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन ये भाई हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के साथ में ही रहेंगे। सब हल्दी से होली खेल रहे थे, सब बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, लेकिन धानी चुपचाप से एक जगह पर खड़ी हुई थी। उसे काफी ज्यादा डर था कि कहीं वो हल्दी खेलेगी तो सौम्या को बुरा ना लग जाए, वो बुरा ना मान जाए। सौम्या भी दादा दादी के पास पड़े हुए एक सोफे पर नरेन के साथ बैठी हुई थी और फिर धानी जो बिल्कुल उनके पीछे चुपचाप से खड़ी हुई थी। तभी सामने से धैर्य आता है और फिर धानी को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो धानी, आओ सबके साथ हो तुम भी होली खेलो, चलो ना सबके साथ मस्ती करते हैं।
कब से देख रहा हूँ कि तुम चुपचाप से बस यहाँ पर खड़ी हो। इतना कहकर वो धानी के करीब आने लगा तो धानी ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सौम्या की ओर हल्का सा इशारा किया। तो धैर्य अभी इशारा समझ नहीं पाया और फिर बोलता है कि माँ कुछ भी नहीं कहेंगी, तुम चलो ना, कुछ नहीं होगा, हम भी चलकर साथ में मस्ती करते हैं। इतना कहकर धैर्य ने भी धानी की कलाई पकड़ ली और फिर उसे खींचने लगा और तभी सौम्या भी सोफे से उठकर बाहर की तरफ चली गई थी। उसके जाते ही धानी ने भी अपना हाथ खींचा और फिर बोलती है कि देखा देखा ना, आपने माँ को नाराज कर दिया, वो मुझसे गुस्सा हो गई है। एक तो वो ऐसे ही मुझसे बात नहीं कर रही, पहले से ही वो मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ है। आप समझते क्यों नहीं है? थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं माँ को मना लूँगी और फिर उसके बाद हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। धैर्य बोलता है कि धानी तुम फिक्र मत करो, माँ नाराज़ नहीं है, बस उन्हें हमारी शादी एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो धानी बोलती है कि फिर मैं भी ना कुछ ऐसा ही नहीं करना चाहती हूँ जिससे माँ को बुरा लग जाए, जिससे वो और भी ज़्यादा बुरा मान जाए और गुस्सा हो जाए। धैर्य बोलता है कि मैं तुम्हें हल्दी लगाऊंगा तो माँ को बुरा लगेगा क्या? तो धानी बोलती है कि वो सब मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन जब तक माँ मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती है ना, आप मुझसे दूरी ही बना कर रहेंगे, आप मेरी करीब नहीं आएंगे। इतना कहकर धानी ने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर चुपचाप से उस तरफ चली गई जहाँ पर अभी सौम्या गई थी। धैर्य धानी की तरफ देखकर बोलता है कि यार क्या करूँ मैं इस लड़के का, ये लड़की जानती नहीं है वो मेरी माँ है, ज़्यादा दिन तक किसी से भी नाराज़ नहीं रह सकती है, तो इससे क्यों रहेगी। उसके बाद धैर्य भी बंदरों की टुकड़ी को देखता है जो अपने पास आने का इशारा कर रही थी और फिर वो भी बंदरों की टुकड़ी के पास खुशी खुशी चला जाता है और सबके साथ मिलकर डांस करने लगता है। बंदरों की टुकड़ी आज बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी, सब हल्दी खेल रहे थे और रोहान को भी एक अलग ही हल्दी चल रही थी। उसने रूही की कलाई पकड़ी और फिर उसे कमरे के अंदर लेकर आ गया। तो रूही तो अभी हैरानी से रोहान की तरफ देखकर बोलती है कि ये क्या कर रहे हो आप, छोड़िए ना प्लीज़, कोई देख लेगा, थोड़ी देर में ही माँ बुला लेंगी मुझे और फिर हमें जाना होगा। रोहान ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मैंने सबके साथ हल्दी खेली है ना, तो फिर जिसके साथ मुझे सबसे पहले होली खेलनी चाहिए थी उसके साथ तो मैंने अभी तक खेली ही नहीं है। तो रूही तो हैरानी से अभी रोहान को ही देखे जा रही थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर तभी रोहान ने भी अपने हाथों में हल्दी ली और फिर रूही के गाल पर प्यार से लगाता हुआ उसे गले तक लेकर आ जाता है। रूही की आंखों में तो हल्की सी नमी आ चुकी थी। ये बात बिल्कुल सच थी कि रूही से रोहान का प्यार संभलता नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती थी। रोहान ने अपना दूसरा गाल रूही के दूसरे गाल पर रखा और फिर हल्का सा रब करते हुए कहा कि क्या हुआ। रूही ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी। उसने आंखें उठाकर रोहान को अभी तक नहीं देखा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रोहान उसकी आंखों में खुशी के आंसू देख ले, वो नहीं चाहती थी कि रोहान उसकी आंखों में अभी आंसू देखे। तो रोहान ने भी अपने होंठ रूही के माथे पर प्यार से रखा और फिर उसे अपने कस कर गले लगाकर कहा कि अभी ऐसे मोमेंट पर ही तुम रोगी तो फिर कैसे चलेगा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए आया था रूही, मगर तुम हो जो तुम अपने आंसुओं को लेकर बैठ गई, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो रूही ने भी नज़र उठाकर रोहान को देखा और फिर रोहान जो उसने भी अपने होंठ रूही के होंठों पर रख दिए और फिर दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, दोनों ही एक दूसरे की किस में डूब चुके थे। रोहान अब धीरे धीरे बहकने लगा था, उसके होंठ शरारत करते हुए गाल तक पहुंच गए थे और फिर धीरे धीरे गर्दन तक आ गए थे। लेकिन जैसे ही उसने अपने होंठ गर्दन तक पहुंचाए वो झटके से दूर हुआ और फिर थूकने लगता है क्योंकि उसके मुंह में हल्दी चली जाती है। और फिर ये देखकर तो रूही जोर जोर से हंसने लगती है, उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी रोहान के ऊपर। रोहान ने भी अपने होंठों को साफ करके कहा कि कहाँ किस करूँ यार, हर जगह तो बस हल्दी लगाकर बैठी हो तुम। तो रूही बोलती है कि हाँ फिर यहाँ तो हल्दी आपने ही लगाई थी ना मुझे, तो फिर अब मुझसे क्यों कह रहे हैं। तो रोहान अभी भी अपने होंठों को साफ कर रहा था और फिर तभी रूही उसकी तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। रोहान ने अपने होंठों को अच्छे से साफ किया और फिर अगले ही पल रूही को कमर से पकड़कर उसे अपने आप से सटाते हुए रोमांटिक अंदाज में कहा कि बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, शादी के बाद देखता हूँ तुम्हें कितनी ज्यादा हंसी आती है, एक बार में तुम्हारी हंसी बंद न कर दी तो मेरा नाम भी रोहान नहीं। रूही को तो अब तक इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी, उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई थी। वो रोहान के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी और फिर तभी रोहान ने अपना माथा रूही के माथे से लगाकर प्यार से कहा कि तुम तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मेरे बोलने से ही इतना ज्यादा डर जाती हो क्या
तुम? जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी ना, हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा रूही। तो रूही ने एक और बार रोहान की तरफ प्यार से देखा और फिर इस बार उसने अपने होंठ रोहान के माथे पर प्यार से रख दिए और उसे किस कर लिया, उसे कसकर अपने गले लगा लिया। तो रोहान ने भी रूही को हल्का सा ऊपर उठाया और फिर कमरे में गोल गोल घुमा दिया और तभी बाहर से आवाज आती है कि रूही, रूही कहाँ हो तुम बेटा? चलो चलो, अब चलने का वक्त हो गया है, हमें घर भी तो चलना है। कहाँ पर हो रूही? जल्दी से आओ। तो रोहान ने अभी रूही को नीचे उतारा और फिर उसे अपनी बाहों में आजाद करके कहा कि जाओ, वैसे भी कुछ दिनों के बाद परमानेंट अब तुम इसी ही घर में आ जाओगी मेरे साथ रहने के लिए। तो रूही ने भी रोहान को तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नियति जो वॉशरूम में नहा कर निकली ही थी कि तभी अपने बालों को सुखा रही थी और फिर सामने से निव्यांश जो हल्दी से सना हुआ खड़ा हुआ था। नियति निव्यांश को देखकर बोलती है कि देखो मैं ना अब नहा चुकी हूँ, तो अब कोई भी शरारत मत करना मेरे साथ प्लीज। निव्यांश जाकर आप भी नहा लीजिए। निव्यांश नियति के करीब आता हुआ प्यार से बोलता है कि तो ठीक है ना, दोबारा से नहा लेना, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है, मैं भी तो नहाऊंगा अभी। नियति ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए पीछे हट रही थी और फिर तभी निव्यांश नियति के करीब जा रहा था और अगले ही पल निव्यांश ने नियति की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसे अच्छे से गले लगा लिया। और नियति जो कि अभी अभी खुद को साफ करके नहाकर अच्छे से आई थी, वो फिर से निव्यांश के रंग में रंग चुकी थी। नियति के पूरे बदन में हल्दी फिर से लग चुकी थी। तो नियति अभी मुंह बनाकर बोलती है कि छोटे पैंथर जी, ये गलत बात है, आपकी बहुत ही गलत बात है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप समझे आप। तो निव्यांश ने भी अपना चेहरा नियति की गर्दन में प्यार से छुपाते हुए कहा कि कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो तुम नाराज होने की, लेकिन क्या करूं, तुम ना नाराज नहीं हो पाती हो मुझसे, मगर अच्छी बहुत लगती हो जब नाराज होती हो। इतना कहकर उसने अपनी नाक नियति की गर्दन पर रगड़ दिया और फिर नियति जो जोर जोर से हंसने लगती है और फिर अगले ही पल निव्यांश के होंठ और हाथ दोनों ही आपस में हरकत करने लगे थे नियति की बदन पर और फिर नियति भी निव्यांश के टच से थोड़ा सा बहकने लगी थी। निव्यांश ने नियति को गोद में उठाया और फिर सीधा बेड पर आकर लेटा दिया और फिर खुद उसके ऊपर झुकता हुआ प्यार से बोलता है कि आई लव यू स्नो वाइट, आई रियली लव यू। यार सच में मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता है, अब जीने का, हंसने का, मुस्कुराने का मन करता है मेरा। इतना कहकर उसने अपने होंठ नियति के होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। फिर धीरे धीरे अपने प्यार को नियति को महसूस करवाने लगता है। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपट चुके थे। वहीं दूसरी तरफ रुद्र जो कि बालकनी में खड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी जो उसने बहुत सालों बाद एहसास किया था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके पास अब सब कुछ है। आज जो कुछ भी हल्दी के फंक्शन में हुआ था वो सब याद करके रुद्र के चेहरे की मुस्कुराहट तो बढ़ती जा रही थी। उसने तो कभी अपने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसका बेटा रोहान ऐसा भी तरीका निकाल लेगा जिससे दोनों फैमिली खुश रहेगी, साथ में रहेगी और किसी को भी किसी की याद आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सब कुछ सोचकर रुद्र के चेहरे की मुस्कुराहट तो बढ़ती जा रही थी। और थोड़ी देर तक बालकनी में ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसने पलटकर अपनी कमरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें तो हैरानी से फैल चुकी थी और मुंह भी खुला का खुला रह गया था। कमरे में किट्टू हाथों में हल्दी लेकर पीछे खड़ी हुई थी और फिर रुद्र ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि लिटिल खरगोश, नहीं नहीं लिटिल खरगोश, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, प्लीज प्लीज चुपचाप जाकर नहा लो, मेरे करीब भी मत आना। तो किट्टू बोलती है कि नीचे मैंने आपको हल्दी नहीं लगाई थी क्योंकि वहाँ पर सब लोग थे जो हमें देख रहे थे, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी आपको, समझे आप। और रही बात आपकी तबीयत की, ठीक नहीं है तो वो ठीक हो जाएगी, तबीयत तो आपकी ठीक हो ही जाएगी जब आप मेरे करीब आएंगे, समझ गए ना। अब चुपचाप से मुझसे हल्दी लगवा लीजिए। जब आपने रूहान को अपने गले लगाया था तो फिर ये बूढ़ों की तरह रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, समझे ना। इतना कहकर किट्टू अभी रुद्र की तरफ एक कदम आगे बढ़ती है तो रुद्र जो 2 कदम पीछे हटकर बोलता है कि प्लीज लिटिल खरगोश, मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो ना, मैं ना जल्दी से सो जाता हूँ, तो मुझे हल्दी लगाओगी, फिर मैं नहाऊंगा और फिर मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, प्लीज। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, संकल्प की हल्दी में तुम मुझे ढेर सारी हल्दी लगा लेना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, मगर प्लीज आज छोड़ दो मुझे। लेकिन किट्टू आज मानने वाली नहीं थी। जहाँ रुद्र इतना ज्यादा खुश था, किट्टू भी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसका बेटा उसके पास आ गया था। वो अपने रुद्र के अलावा अपनी खुशी तो किसी के साथ भी नहीं बांटती थी, इसीलिए वो रुद्र के पास चुपचाप से आती हुई बोलती है कि ठीक है, आप कहोगे तो मैं बिल्कुल भी आपको हल्दी नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ मैं आज ना बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपके साथ जमकर हल्दी खेलने चाहती हूँ, इसीलिए तो बताओ मैं वापस चली जाऊँ क्या। तो किट्टू ने ये बात अभी ऐसे कही थी कि जैसे वो रुद्र को धमकी दे रही
रही हो या फिर उसे मना रही हो ये तो वही जाने। मगर रुद्र को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। रुद्र ने भी छोटी आंखों में बोला कि लिटिल खरगोश, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो या फिर मुझे धमकी दे रही हो कि तुम खुश हो और मुझे ज़बरदस्ती हल्दी खेलना पड़ेगा। किट्टू बोलती है कि मैंने तो बस रिक्वेस्ट करना कब का छोड़ दिया है आपसे, अब तो बस मैं धमकी ही देती हूँ आपको। तो अब बताओ क्या करोगे आप। किट्टू की ये बात सुनकर तो रुद्र ने अभी बेबस होकर किट्टू की तरफ देखा और फिर अपना चेहरे आगे कर दिया और फिर ऐसा करते ही किट्टू के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपने दोनों हाथों में लगी हुई हल्दी दोनों ही गालों में रुद्र के लगा दी और फिर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। अब तो किट्टू को बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और सुकून भी मिल रहा था। रुद्र ने अपनी आंखें खोली तो किट्टू अभी नम आंखों से रुद्र को ही देखे जा रही थी। तो रुद्र भी अभी रिएक्ट करता उससे पहले ही किट्टू रुद्र के सीने से जा लगती है और फिर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। आज किट्टू को सच में रुद्र पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। रुद्र ने भी अपनी बाहें किट्टू पर कस लिया था और दोनों ही एक दूसरे के गले लगे हुए थे। रुद्र समझ रहा था कि किट्टू आज सच में बहुत ज़्यादा खुश है और फिर वो अपनी खुशी अपने रुद्र के साथ ही बांटने के लिए आई है। थोड़ी देर तक दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे के खड़े रहते हैं। फिर रुद्र ने किट्टू से पूछा कि रो क्यों रही हो तुम। तो किट्टू ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अब बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी मैं, अब तो सब कुछ मेरे पास है, मेरा बेटा आ गया है मेरे पास सारी खुशियां हैं, सुकून है, अब क्यों रोऊंगी मैं। इतना कहकर उसने अपना चेहरा उठाकर रुद्र की तरफ देखा और फिर रुद्र ने भी किट्टू के माथे को प्यार से चूम लिया और एक बार फिर से अपनी पकड़ किट्टू के ऊपर कस दी। इधर दूसरी तरफ नील जो नहा रहा था और अवनी नहा कर आ चुकी थी, वो बेड पर आराम से बैठी हुई एक बुक को पढ़ रही थी और फिर तभी संकल्प भागता हुआ उस कमरे में आ जाता है और फिर जोर जोर से चिल्लाता है, बड़ी माँ प्लीज़ मुझे बचा लो, बड़े पापा कहाँ हो आप, जल्दी से मुझे बचा लो, नहीं तो आज आपका संकल्प स्वर्गलोक पहुँच जाएगा। तो अवनी हैरानी से संकल्प को देखती है तो संकल्प अवनी के पास आकर बोलता है कि अरे बड़ी माँ बचा लो ना मुझे, वरना पापा तो मेरा गला ही दबा देंगे, मुझे भगवान के पास पहुँचा देंगे। संकल्प को ऐसे देखकर अवनी जो बेड से एकदम से खड़ी होकर बोलती है कि आखिर हुआ क्या है बेटा, क्यों रो रहा है तू संकल्प, तू इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहा है, किसने क्या कहा है तुझसे। तो संकल्प अब अवनी के पीछे आ गया और फिर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया जहाँ पर शुभ एक डंडा लेकर खड़ा हुआ था। शुभ आगे आता है और फिर अवनी को देखकर बोलता है कि भाभी की बच्ची आगे से हट जा, इसे तो मैं आज बताता हूँ, इसके आज हाथ पैर न तोड़ दिए ना तो मेरा नाम भी शुभ प्रताप सिंह नहीं, आज इसे बताता हूँ कि बाप कौन है और बेटा कौन है। अवनी बोलती है कि शुभ शर्म नहीं आती है क्या तुझे, जवान बेटे को ऐसे डंडे से मारोगे, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं रह गई है क्या, कुछ तो शर्म करो तुम, कितना प्यारा है हमारा संकल्प। शुभ बोलता है कि शर्म क्यों करनी मुझे, मैं इसका बाप हूँ, इसे पता होना चाहिए, ये तो 2 दिन में ही बिगड़ता जा रहा है, उल्टे सीधे काम करता है ये, पता नहीं कहाँ से इसके बाद इतनी सारी बातें आती हैं। शुभ अपनी बातों को पूरी करता उससे पहले ही संकल्प ने चिल्लाते हुए कहा कि बड़े पापा जल्दी से आओ, बचा लो अपने संकल्प को वरना पापा मार देंगे मुझे, बड़े पापा जल्दी से बाहर आओ, बाद में नहा लेना, बड़े पापा जल्दी बाहर आ जाओ वरना आपका संकल्प हमेशा के लिए दुनिया से चला जाएगा, फिर आप हमेशा के लिए मुझे ढूंढते रहना, रोना मेरे लिए बैठकर, जल्दी से आओ। नील जो कि अभी बाथरूम से नहा ही रहा था, बहुत देर से बाहर का शोर सुन रहा था और फिर जब संकल्प ने ऐसी बात कही तो वो भी जल्दी से अब वॉशरूम से बाहर आ गया था। उसके चेहरे और उसके बदन पर पूरी तरह से साबुन लगा हुआ था। नील जो कि अभी संकल्प की घबराती हुई आवाज सुनकर ऐसे ही बाहर आ गया था, उसने एक टॉवल अपनी कमर पर लपेटा हुआ था। संकल्प भागता हुआ नील के पीछे जाकर छुप गया था और फिर नील उसने भी जैसे तैसे अपने चेहरे से साबुन हटाकर शुभ की तरफ देखा और बोलता है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को जीने देगा या फिर नहीं जीने देगा, हमेशा बस मेरे बच्चे को मारने के लिए उतारू रहता है, क्यों मार रहा है मेरे बच्चे को, तू इतनी बेरहम होकर ऐसा क्या कर दिया है मेरे संकल्प ने जो तू इसे मारने पर उतारू हो गया है, बता मुझे क्यों मार रहा है मेरे बेटे को। तो शुभ बोलता है कि क्या बात है यार, मेरे लिए तो कभी इतना प्यार नहीं उमड़ा आपके दिल में जितना इस बंदरों के लिए उमड़ रहा है आपके लिए, इस बंदर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कम से कम नहा कर तो बाहर आ जाते, मगर इसे बचाने के लिए ऐसे ही आ गए आप। नील बोलता है कि तुम दोनों बाप बेटे ने नहाना कहाँ दिया है मुझे, खैर वो सब कुछ छोड़ो, क्यों संकल्प के पीछे पड़े हो हाथ धोकर उसे मारने के लिए, क्या कर दिया है संकल्प ने, बता मुझे। तो शुभ अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि क्या कर दिया है संकल्प ने, इसकी माँ ने कहा था संकल्प कब शादी कर रहा है तू, अब तू भी शादी कर ले क्योंकि सबकी शादी हो गई है, मैं भी तो अब पोते का मुंह देख लूंगी, तेरी शादी जल्द ही कर दूंगी। तो ये अपनी माँ से बोल कर आया है कि पोते का मुंह देखने के लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही आपको आपके पोते का मुंह दिखा दूंगा, आप कहो तो मैं सैरोगेट मदर
हायर कर लेता हूँ और फिर सबसे पहले आपको पोता लाकर दे देता हूँ। क्यों, कितनी मज़ा आएगी ना, मैं बिना शादी के ही बाप बन जाऊँगा। यह सुनकर तो नील और अवनी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। दोनों ने ही पलटकर संकल्प की तरफ देखकर घूरा तो संकल्प ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि तो मैंने क्या गलत कह दिया है बड़ी माँ, बड़ी पापा, आजकल तो सैरोगेट मदर भी हायर की जाती है ना, तो मैं भी कर लूँगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब मैंने ये बोल दिया तो क्या फिर। माँ रोने लगी और फिर अब उन्हें पोते का मुँह देखना है तो मुझसे भी कुछ रहा नहीं गया और फिर मैंने भी उन्हें सॉल्यूशन बता दिया। अब मैं क्या करता, क्या मैं अपनी माँ को ऐसे रोता हुआ देखता। तो अवनी ने अपने हाथ को अपने माथे पर मार लिया और फिर शुभ की तरफ देखकर बोलती है कि इसका साफ मतलब ये है कि ये तेरा ही बेटा है, तुझे तो अब खुद पर प्राउड फील होना चाहिए। इसके अंदर जितनी भी हरकतें हैं ना, बस तेरी जितनी ही है। जितना तू सोचता है ना, तेरा बेटा उससे भी 4 कदम आगे की सोचता है। बहुत अच्छा सोचा है तेरे बेटे ने, लेकिन तू तो अपने बेटे को डंडा लेकर मारने के लिए तैयार हो गया। तुझे अपनी करतूतें याद नहीं है क्या। तो नील ने भी अब शुभ को ही डांटते हुए कहा कि अब क्यों गुस्सा कर रहा है तू, क्यों गुस्सा आ रहा है तुझे अपने बेटे पर। तब नहीं सोचा था कि जब तो हमारा दिमाग ऐसे ही खराब किया करता था। याद है ना, तूने भी एक दिन डाइनिंग टेबल पर बैठकर चंद्रकला से यही तो कहा था कि दादी, पोते का मुंह देखने के लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है, बिना शादी के भी तो हम पोता लाकर दे सकते हैं। अपने दिन भूल गया तू, तूने भी तो यही बोला था ना। तो आज तेरा बेटा भी तुझे यही बोल रहा है, जैसा तू वैसा ही तेरा बेटा। अब चल छोड़ इस डंडे को और खबरदार अगर संकल्प को कुछ भी कहने की कोशिश भी की तूने, समझा तू। तुम दोनों बाप बेटों को तो मैं DNA टेस्ट कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बातों से ही ये साफ पता चल जाता है कि तुम दोनों बाप बेटे हो। तुम दोनों के अंदर कोई भी बदलाव ही नहीं है। तो शुभ भी अब कुछ बोलता उससे पहले ही अवनी ने भी शुभ की बाजू पकड़ी और फिर उसे अपने कमरे से निकालते हुए बोलती है कि सुना नहीं तुमने, नील ने क्या कहा है। अभी संकल्प कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है संकल्प को, नहीं तो नील आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, समझा तू। अब निकल मेरे कमरे से और हमारे सामने तो बिल्कुल भी मत कह दियो हमारे बेटे को। अगर घर में सबसे छोटा है तो सबसे ज़्यादा लाडला भी तो है, ये शरारत नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। अब तू जा यहाँ से, समझा ना। तो शुभ तो अभी वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन अवनी के बहुत ज़्यादा कहने पर उसने भी एक नज़र गुस्से में संकल्प की तरफ घूर कर देखा और फिर गुस्से से उसे उंगली दिखाकर कहा कि आएगा तो तू हमारे पास ही, तब देखता हूँ, तब देखूंगा तुझे कौन बचाता है, तब देख लूंगा तुझे, समझा तू। अभी तो तू बच गया मुझसे। तो नील बोलता है कि जाकर अपने पिकाचू को संभाल, हम इसे संभाल लेंगे, तुझे हमारे बेटे की फिक्र नहीं करनी चाहिए। शुभ तो वहाँ से चला गया था और फिर नील ने पलटकर संकल्प की तरफ घूर कर देखा और कहा कि वैसे तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई लड़की है तो तू बता दे हमें, हम कर देंगे तेरी शादी भी, क्योंकि अब तुझे भी किसी के साथ हो जाना चाहिए। संकल्प भी माथे पर सिकन लाते हुए बोलता है कि बड़े पापा, ये क्या बात हुई यार, मैं तो आप सबसे खुद ही उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि आप सब मेरे लिए कोई लड़की अच्छी सी देखेंगे और मेरी भी शादी कर देंगे, लेकिन आप सब तो मुझसे उम्मीद लगाए हैं। अवनी ने एक बार फिर से अपने माथे पर हथेली मार ली और फिर बोलती है कि क्यों, तुझे सच में कोई भी लड़की पसंद नहीं है क्या, क्या सच में तेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। तो संकल्प भी स्टाइल में बोलता है कि मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ बड़ी माँ। और तभी नील ने भी खींचकर एक थप्पड़ संकल्प के गाल पर जड़ा और फिर संकल्प ने तो गाल पर अपने हाथ रखकर धीरे से कहा कि अरे अरे बड़े पापा, आप मुझे मार क्यों रहे हो, अब जब कोई पट ही नहीं रही हो तो कैसे पटा लूँ, जो भी पटती है ना वो गोल्ड डिगर होती है, अब मैं क्या करूँ आप ही बताइए। तो नील बोलता है कि जा जा चला जाए यहाँ से और फिर मना ले अपने पापा और मम्मी को, समझा तू। और फिर उल्टी सीधी बातें तो बिल्कुल भी मत किया कर तू, सैरोगेट मदर हायर करेगा तू, पागल कहीं का, तमीज नहीं है तुझे भी ना बोलने की बिल्कुल भी। तो संकल्प ने एक बार फिर से थोड़ा सा मुंह बनाकर अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने भी हंसकर संकल्प के गाल को हल्का सा रब कर दिया और फिर उसके माथे को प्यार से चूम कर बोलती है कि जा, हो गई तेरी चोट ठीक, समझा तू। अब ना इतनी भी मुंह बनाने की जरूरत नहीं है तुझे, जाकर आराम कर। तो संकल्प के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी वहां से चला गया। अवनी बचपन से ही सब बच्चों को ऐसे ही प्यार करती थी, जब वो गिर जाते थे या फिर रोते थे ऐसे ही उनका गाल सहलाकर उसके माथे को प्यार से चूम कर बोलती थी कि ले, हो गई तेरी चोट ठीक। और फिर आज इतने सालों के बाद उसने भी संकल्प को ऐसे ही कहा था। तो संकल्प अब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, उसे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसे तो अपना बचपन याद आ गया था। अवनी ने भी फिर से नील की तरफ देखकर कहा कि अब आप नहाएंगे या फिर नहीं नहाएंगे, ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो नील ने भी खुद को आईने में देखा तो उसके चेहरे पर और उसकी बॉडी पर अभी भी बहुत सारा
झाग लगा हुआ था। तो नील तो अभी श्रीधर वॉशरूम में जाता हुआ बोलता है कि यार क्या करूं मैं, हे भगवान कहाँ आ गया हूँ इन पागलों की झोपड़ी में मैं। इन बाप बेटों के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था कि मैं नहा रहा था। लेकिन फिर भी नील अभी सीधा वॉशरूम में जाता है और उससे पहले ही एकदम से रुक गया था। उसने पलट कर अवनी की तरफ देखा और फिर अवनी ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने 2 कदम बढ़कर अवनी का हाथ पकड़ लिया और फिर अवनी को भी वॉशरूम के अंदर खींचता हुआ लेकर चला जाता है। अवनी बहुत बार मना कर रही थी मगर नील ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। तो वहीं दूसरी तरफ नरेन अपने परिवार को लेकर घर आ चुका था। सौम्या अभी भी धानी से ठीक से बात नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं सौम्या अभी भी धानी से थोड़ा सा नाराज थी और फिर यही बात धानी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरी भी लग रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी वजह से ही धैर्य अपनी माँ से दूर हो गया है। सौम्या नरेन अपने कमरे में आ चुके थे। नरेन ने अपना कोट उतारते हुए कहा कि सौम्या ऐसा कब तक चलेगा, मुझे ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो हो गया है सो हो गया है, उस बात को लेकर बैठने से क्या फ़ायदा है। तुम कहोगी तो धैर्य और धानी को एक बड़ा सा रिसेप्शन भी कर देंगे। कम से कम उस बच्ची से बात तो करो। इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो रही हो तुम उस छोटी सी बच्ची पर। तुम तो उससे मुँह फेर कर बैठ गई हो जैसे उससे कभी बात नहीं करोगी। सौम्या भी अपनी चूड़ियाँ निकालते हुए बोलती है कि मैंने किसी से भी मुँह नहीं फेरा है और ना ही मुझे इस रिसेप्शन में कोई भी इंटरेस्ट है। मुझे नहीं करना कोई भी रिसेप्शन। आपने और आपके बेटे ने एक्सेप्ट कर लिया है ना धानी को, तो वो बिल्कुल सही है। तो नरेन बोलता है कि जब तुम्हें पता नहीं था कि धानी धैर्य की बीवी है तब तो तुम धानी पर बहुत ज़्यादा प्यार लुटाती थी। तुम्हें धानी पर बहुत ज़्यादा प्यार आता था और अब जब तुम्हें धानी पर उस पर प्यार आना चाहिए तो अब तुम उससे मुंह फुलाकर बैठ गई हो, उससे नाराज़ होकर बैठ गई हो। कम से कम धैर्य के बारे में तो एक बार सोच लो। एक ही तो बेटा है हमारा और फिर उसकी खुशियों में ही तो हमें अपनी खुशी ढूंढना चाहिए। उसी की खुशी में अपनी खुशी क्यों नहीं ढूंढ लेती हो तुम। सौम्या हल्के से गुस्से में नरेन की तरफ देखकर बोलती है कि उसकी खुशी में ही मैंने अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं, समझिए आप। वरना धानी अब तक इस घर से बाहर होती, मैं उसे एक पल भी इस घर में नहीं रहने देती क्योंकि मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपने बेटे की शादी की खबर सुनूंगी, बल्कि सोचा था कि एक एक रस्म एक एक फंक्शन बहुत ही शानदारी से करूंगी। मैं अपनी बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी। लेकिन आपका बेटा खुद ही शादी करके बैठ गया तो मेरे तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया ना। इतना कहकर सौम्या ने नाइट सूट निकाला और फिर सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। तो नरेन बोलता है कि सौम्या को तो अब बुढ़ापा भी आ गया है, लेकिन क्या करूं, इसका गुस्सा तो अभी भी वही सा का वैसे ही है। तो वहीं दूसरी तरफ धानी भी वॉशरूम से नहाकर बाहर निकली थी। तो धैर्य जो बेड पर बैठा हुआ था उसका इंतजार कर रहा था। धैर्य के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर धानी उसकी मुस्कुराहट तो एकदम से गायब हो गई थी। धानी ने भी टॉवल एक तरफ का रखा हुआ था। वो बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जाइए ना, वरना माँ को बुरा लग जाएगा। वो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाएंगी अगर वो यहाँ पर आपको देखेंगे। धैर्य बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो धानी, पापा ने सबके सामने अनाउंस कर दिया ना कि तुम मेरी बीवी हो और तुम हो कि तुम अभी भी मेरी माँ का मूड लेकर बैठी हो। वो अभी भी नाराज है तुमसे, तुम इस बात से परेशान हो। मेरा कुछ भी नहीं, मैंने कहा ना कि वो मेरी माँ है, ज़्यादा दिन तक नाराज नहीं रहेंगी तुमसे। अरे उनकी नाराज़गी तुमसे नहीं है, बस वो ये चाहती है कि उनके बेटे की शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हो जाए। और फिर तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि हमारी शादी कैसे हुई थी, किसी को भी नहीं पता था हमारी शादी के बारे में। इतना कहकर धैर्य धानी के करीब आ गया और फिर उसने धानी की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर अपना माथा धानी के माथे से लगाकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि ये चूहिया, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो इसीलिए चुपचाप से मेरे करीब हो जाओ। इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम तो ऐसे चेहरे पर उदास लेकर घूमती हो ना, तो वहाँ भी तुमने इंजॉय नहीं किया था और फिर यहाँ भी तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं दिख रही है। मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। हो क्या गया है तुम्हें, प्लीज़ थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या। धानी अभी कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप से आंखें बंद किए हुए खड़ी रहती है। वो तो बस अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तो उसके हाथों से निकल रही थी। धैर्य ने भी अपना गाल धानी के गाल पर हल्का सा रब करते हुए कहा कि चूहिया, कुछ पूछ रहा हूँ ना तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रही हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या। धानी अभी भी कुछ नहीं बोलती है। उसकी सांसें तो एकदम से भाग रही थी।
चुपचाप से खड़ी रहती है। वो क्या जवाब देती, वो धैर्य को बोलती भी क्या। धैर्य तो बड़ा था, मैच्योर था और समझदार भी था, लेकिन धानी उसकी उम्र तो अभी ज़्यादा थी भी नहीं। कुछ बातों को तो उसे पता भी नहीं होता था कि वो क्या बोले, क्या समझ में भी नहीं आता था। धैर्य ने अपने होठ धानी की गर्दन पर रख दिए और फिर धानी उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। धैर्य ने अगले ही पल धानी को कसकर अपने गले लगा लिया और फिर धानी की चीख तो एकदम से निकल गई थी। धैर्य ने भी हंसकर कहा कि तो तुम अभी से ही चिल्लाने लगी, इतना ज़्यादा चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो धैर्य की बात सुनकर तो धानी के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर धैर्य बोलता है कि माँ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें धानी, वो मेरी माँ है, बहुत ही अच्छी है, वो बहुत जल्द मान जाएंगी, बहुत जल्द वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगी। मगर पर फिलहाल के लिए तुम माँ से ज़्यादा मुझ पर ध्यान दो, समझी तुम। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, बहुत मुश्किल से हम दोनों की शादी के बारे में सबको पता चला है, बहुत मुश्किल से मेरा दिल माना है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब मैं भी निव्यांश नियति की तरह तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने धानी के चेहरे को ऊपर किया और फिर अपने होठ धानी के होठों पर रख दिए और एक मीठी सी किस करने के बाद धैर्य धानी से थोड़ा सा दूर हो गया और फिर उसके कान में धीरे से बोलता है कि असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। और ये सुनते ही धानी अपनी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खोल देती है और फिर हल्का सा धक्का देकर धैर्य को बोलती है कि वो तो मैंने सबमिट ही नहीं करवाया, मैं तो पूरी तरह से भूल ही गई थी कि मेरा असाइनमेंट तो अभी सबमिट ही नहीं हुआ है। वो मैं ना कुछ पिछले दिनों से इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि मुझे लास्ट डेट याद ही नहीं रही सबमिट करने की। अब क्या होगा धैर्य जी, अब तो मैं ना फेल हो जाऊंगी। इतना बोलकर धानी फिर से रोने लगती है और फिर धैर्य जो बोलता है कि अच्छा अच्छा तुम शांत हो जाओ ना, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कल हम दोनों ही कॉलेज जाएंगे और फिर तुम्हारा असाइनमेंट खुद ही सबमिट कर देंगे। ओके, रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा। तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर धैर्य ने अगले ही पल धानी को अपनी गोद में उठा लिया। धानी आंखें फाड़े अभी धैर्य के चेहरे को ही देखे जा रही थी और फिर वो धीरे से बोलती है कि मैंने कहा ना, कोई भी शरारत नहीं करनी है आपको मेरे साथ, जब तक माँ हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर लेती हैं, समझे आप मुझे उतारिए, थोड़ा सा दूरी बना कर रखिए, तब तक प्लीज़ आप थोड़ा सा तो दूरी मेंटेन कीजिए मुझसे। तो धैर्य अभी धानी को बेड पर लेकर आ गया था और फिर उसे लेटाते हुए बोलता है कि चूहिया, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बोलने लगी हो आजकल? मैं तुमसे गुस्सा होकर बात करता था तब तो तुम जवाब भी नहीं देती थी और फिर अब जैसे जैसे मैं तुमसे प्यार से बातें क्या करने लगा हूँ तुम तो मुझे जवाब भी देने लगी हो, बहुत ज़्यादा जबान चलाने लगी हो तुम आजकल मेरे सामने। धानी धैर्य के मजाक को समझ नहीं पाई और फिर उसने अपनी नज़र झुकाते हुए धीरे से कहा कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से नहीं कहूँगी, आपके सामने ज़्यादा बोलूँगी भी नहीं। तो धैर्य तो अभी धानी के पास लेट गया और फिर उसने धानी को अपने ऊपर लेटा लिया और फिर उसके बालों को सहलाता हुआ प्यार से बोलता है कि सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बल्कि मैं तो अच्छे से चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की बातों को मुझसे कहो, मुझसे सारी बातों को शेयर करो, मुझसे प्यार करो, मेरे साथ खुश रहना सीखो, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें किया करो, जिद किया करो, शॉपिंग करने के लिए मुझे नाराज़ होकर भी घूमा करो। और फिर इतना कहकर उसने करवट ली और धानी को अपने नीचे कर लिया और फिर उसके चेहरे पर आए हुए बालों को हटाकर प्यार से कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल कपल की तरह ही रहना चाहता हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे डर कर रहो, मेरे सामने दब कर रहो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरा मान सम्मान मुझे इसलिए दो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, बल्कि यह चाहता हूँ कि तुम खुलकर मेरे साथ अपनी जिंदगियों को जियो। माँ पापा को देख रही हो ना, कभी भी बिल्कुल ऐसे ही थे, तुम्हें पता है माँ ने पापा को 18 साल इंतज़ार किया है, पापा वापस आए थे और जब पापा वापस आए ना तो माँ की सारी खुशियाँ वापस आ गई। माँ ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है मेरे पापा का, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे प्यार में भी इतना ज़्यादा सब्र हो, इतना ज़्यादा विश्वास हो जितना माँ पापा के प्यार में है। धानी प्लीज़ मेरे प्यार को और मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। इतना कहकर धैर्य ने धानी को एक बार फिर से कैप्चर कर लिया था। इधर दूसरी तरफ शेखावत हाउस में भी सब वापस आ गए थे। दक्ष और दिया दोनों ही बालकनी में खड़े हुए सोफे पर बैठे हुए थे और फिर तभी दिया ने भी अपना सिर दक्ष के कंधे पर रखा हुआ था और फिर दक्ष तो दिया के बालों को एक हाथ से सहला रहा था। अचानक ही दक्ष ने दिया की तरफ देखते हुए कहा कि दिया, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोचती हो कि तुमने मुझसे शादी करके कोई गलती कर दी हो। तो दक्ष ने एक बार फिर से पूछा कि बताओ ना दिया, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। दिया के चेहरे पर तो एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दक्ष उससे इतना ज़्यादा प्यार भी करता है, उसके लिए नकली बारात तक का इंतज़ाम कर देगा। दिया ने कभी नहीं सोचा था कि सच में दक्ष का प्यार
उसके लिए सच्चा है। दिया ने अपना सिर दक्ष की बाजू पर रखकर हल्का सा हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दक्ष बोलता है कि ऐसे नहीं, मुंह से बोलो तुम कि तुम मुझसे शादी करके बहुत ज़्यादा खुश हो। तो दिया ने भी अब सिर उठाकर दक्ष की आंखों को देखा और फिर धीरे से बोलती है कि हाँ दक्ष, मैं तुमसे शादी करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं तुम्हारे साथ। यकीन नहीं आता है, मैं इतना ज़्यादा खुश भी हूँ तुम्हारे साथ। अगर मैं ज़्यादा खुश रहूँगी ना तो नज़र लग जाएगी हमारी खुशियों को, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी को अब किसी की भी नज़र लग जाए। इसीलिए मैं किसी को भी ये जाहिर नहीं होने देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतना कहकर उसने फिर से दक्ष की बाजू पर अपना सिर रख लिया और फिर दक्ष ने धीरे से कहा कि सोना नहीं है क्या? तो दिया बोलती है कि बैठिए ना, कुछ देर और बैठते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। तो दक्ष अगले ही पल खड़ा हो गया और फिर दिया हैरानी से दक्ष को देखने लगती है। दक्ष ने अपना हाथ दिया की तरफ बढ़ाया और फिर दिया ने भी दक्ष के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। दक्ष दिया को लेकर सीधा कमरे में आ जाता है और फिर दिया को भी समझते देर नहीं लगी कि दक्ष की नीयत अब थोड़ी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। वो कुछ ना कुछ शरारत उसके साथ करना चाहता है। तो दिया जानबूझकर अब अंगड़ाइयाँ तोड़ते हुए बोलती है कि चलिए हम सो जाते हैं, थोड़ी सी नींद आने लगी है दक्ष, मुझे ना थोड़ी थोड़ी नहीं तेज से नींद आ रही, अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगी। दक्ष ने भी बालकनी की साइड का गेट बंद कर दिया और फिर दिया की कमर को पकड़कर खुद से सटाते हुए बोलता है कि मुझे याद है तुमने मुझे उस दिन कुछ कहा था। दिया जानबूझकर थोड़ा सा मासूम बनते हुए बोलती है कि मैंने क्या कहा था? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा था, कब की बात कब कर रहे हैं आप? दक्ष ने भी हल्की हल्की सी शरारत भरी नजरों से दिया को देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ ना तुमने क्या कहा था। याद करो जब हम सब प्रताप हाउस जा रहे थे, प्रताप हाउस में फंक्शन था और तुम बहुत तेज से रोने लगी थी। सबने तुमसे कई बार पूछा था कि तुम क्यों रो रही हो, तुम इतना ज़्यादा क्यों उदास हो रही हो, और फिर तुमने किसी को भी कुछ नहीं बताया था और फिर सब चले गए थे। और फिर जब सब चले गए थे और फिर मैं और तुम ही घर पर अकेले बचे थे। दिया फिर से जानबूझकर अब नाटक करते हुए बोलती है कि अच्छा उस दिन की बात कर रहे हो आप, जिस दिन मेरा दिल थोड़ा सा भारी हो गया था, जिस दिन मैं ना बहुत ज़्यादा अच्छा सा नहीं फील कर रही थी, बहुत उदास हो गई थी, वो तो मैंने सब फ्लो में बोल दिया था। चलो अब चलकर सो जाते हैं, नींद आ रही है ना? इतना कहकर दिया ने भी दक्ष की बाजू को पकड़कर उसे बेड की तरफ लाने की कोशिश करी, लेकिन दक्ष दिया से 1 इंच भी नहीं हिला था। वो तो अभी अपनी जगह पर ही खड़ा था। और फिर दक्ष ने एक बार फिर से दिया को कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया और फिर अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर हल्के हल्के से चलाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने ऐसे मासूम बनोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा था उस दिन, तो आज फिर मेरे दिल में भी वही सब कुछ चल रहा है। मैं ना तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला। वैसे भी जब से शादी हुई है हम दोनों की, तब से आज पहली बार ही तो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में हो ना, और फिर तुम्हें लगता है कि मैं इतना अच्छा मौका ऐसे ही छोड़ दूंगा? ना बाबा ना, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। दिया की आंखें तो अब जरूरत से ज़्यादा खुल गई थी, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती थी। कहीं ना कहीं मन से तो अब दिया भी यही चाहती थी कि बस दक्ष के सामने वो एक्सेप्ट करने में उसे थोड़ा सा शर्म भी आ रही थी, इसीलिए वो अपनी बातों को इग्नोर कर रही थी। दक्ष ने अभी अगले ही पल दिया की गर्दन में अपना चेहरा छुपाया और फिर दिया ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। दक्ष के होंठ दिया की गर्दन से होते हुए गाल तक आ गए थे और फिर दिया जो आंखें बंद किए हुए ही दक्ष के प्यार को महसूस कर रही थी। दिया को दक्ष के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आ रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और सुकून भी मिल रहा था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दक्ष का प्यार उसके लिए इतना ज़्यादा गहरा होगा कि उसके लिए वो पूरी कायनात से भी लड़ जाएगा। उसे लगा था कि दक्ष एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो सिर्फ ऐसे ही उसके आगे पीछे घूमता है, जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। लेकिन उसे सच में ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि दक्ष तो दिया को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता था, उसके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था। आज दोनों ही एक साथ में थे। इतना सब कुछ झेलने के बाद फाइनली अब उन दोनों के रिश्ते में अब मिठास आ ही गई थी। दिया ये सब कुछ याद करके हल्का हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर दक्ष ने भी अपना चेहरा उठाकर दिया की तरफ देखा तो दिया अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा रही थी। दक्ष ने दिया के गाल को पकड़कर थोड़ा सा हिलाते हुए बोलता है कि तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है, इतना ज़्यादा क्यों मुस्कुरा रही हो तुम? तो दिया ने भी अपनी आंखें खोलकर दक्ष की तरफ देखा और फिर बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बस कुछ बातें याद आ गई थी। तो दक्ष ने भी कहा कि बताओ ना क्यों मुस्कुरा रही और क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें? दिया ने अपना सिर दक्ष के सीने पर रख दिया था और फिर अपनी बाहें दक्ष की कमर पर लपेट दी थी और फिर वो धीरे से बोलती है कि बर्थडे वाला दिन याद आ गया था मुझे दक्ष। तो दक्ष को भी एकदम से याद आ गया
गया था कि उसने अपने बर्थडे वाले दिन दिया को भी ज़बरदस्ती किस कर लिया था। और फिर ये पल याद करके दक्ष को भी थोड़ा सा शर्म आ गई थी और वो थोड़ा सा शर्मा गया था। लेकिन अगले ही पल दक्ष दिया को अपनी गोद में उठाकर बोलता है कि उस वक्त ज़बरदस्ती की थी ना, लेकिन अब तो मैं हक के साथ करूँगा किसको। तो दिया ने भी अपनी बाहें दक्ष के गले में लपेट दी थी। दक्ष दिया को लेकर सीधा बेड पर आ गया था और फिर उसने अपना चेहरा दिया की गर्दन में छुपा लिया था और एक हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी। थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे थे। दिया के आंसू जो तकियों में जाकर छुप गया था और फिर दक्ष उसने एक बार फिर से दिया के होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे किस करने लगा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्द रूही और रोहान की शादी हो जाएगी और फिर एक और नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में। कहानी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। कुछ लड़ाई, कुछ झगड़े, किसी से नाराज़गी तो किसी से प्यार। बहुत ही जल्द सब कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा। प्लीज़ कहानी को देखना बिल्कुल भी मत करिएगा बंद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।